हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम हिंदू एडिटोरियल 13 जुलाई 2023 की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी टॉपिक को। सबसे पहला अगर हम आर्टिकल देखें तो हाउ दी सीपीआई बास्केट काउंसिल द इन्फ्लेशन पिक्चर, किस तरह से जो सीपीआई का जो बास्केट है वो इन्फ्लेशन की पिक्चर को कायम किए हुए रखा है। ठीक है, मतलब कायम बनाए हुए रखा हुआ है। ठीक है, इस चीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे दूं आपको। अगर हम बात करें, यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल दिया है कि एक कैसेट्स के बारे में, रेडियोज के बारे में, जो मैं आगे पढ़ के भी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या बताया जा रहा है। जो आप अगर मान लीजिए सीपीआई कैलकुलेशन कर रहे हैं, सीपीआई अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सीपीआई किन चीजों में कैलकुलेशन होना चाहिए, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कैलकुलेशन कैसे होने चाहिए। एक्चुअली में उनका जो कैलकुलेशन है वो अभी के ट्रेंड को देखते हुए करना चाहिए, यानी कि जो रिसेंटली जिस तरह की चेंजेस हो रही है, रिसेंटली जो चेंजेस हो रहे हैं उनको देख के क्या करना चाहिए, आपको सीपीआई को मार्क करना चाहिए। ठीक है, जो चेंजेस हो रहे हैं, रिसेंटली जो चेंजेस हो रहे हैं उनको देख के आपको क्या करना चाहिए, मार्क करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपको, अगर आप सीपीआई कैलकुलेट करोगे तो अभी आपको जो टमाटो है उसकी प्राइस इंक्रीज है, उसका अगर हम लोग पिछले से या जो भी हम लोग बेस ईयर लेते हैं उससे अगर कैलकुलेशन करें तो कहीं ना कहीं समझ में आता है, चलो ठीक है भैया, आप सीपीआई को कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो। लेकिन अगर आप पुरानी चीजों को, जो पुराने टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी को भी अभी ऐड करोगे तो वो क्या है, अभी सीपीआई को पूरी एक्यूरेट चीजें नहीं दिखाएगी। और सीपीआई की वजह से जब आप एक्यूरेट चीजें नहीं दिखा पाओगे, यानी कि जो पुरानी चीजों को यूज करके, तो इसका मतलब सीपीआई में और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे फूड्स वगैरह आती है, टेक्नोलॉजी, फूड्स, आपके सर्विस वगैरह, तो जो है वो क्या नाम है, आपके जो यूनिट्स वगैरह होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, छोटी मोटी चीजें, वो सारी चीजें आती है। ठीक है, तो आप अगर पुरानी चीजों को इंक्लूड करोगे तो उसका वेटेज क्या हो जाएगा, उसका वेटेज जो है आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, उनका वेटेज जो होगा वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो फूड की वेटेज है वो कहीं ना कहीं हमें क्या नजर आएगी, घटते हुए नजर आएगी। और जब घटते हुए नजर आएगी तो इसका मतलब आप जो सीपीआई की कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉज निकल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी कुछ निकल रही है। ठीक है, तो हमारी हमारी जैसी चेंजेस हो रही है, हमारी जैसी इन्वायरमेंट यानी कि जो सोसाइटी है इवॉल्व हो रही है, उसी हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा और हमें हमारे अंदर भी, या फिर हमारे जो सीपीआई है ये उनके अंदर भी चेंजेस लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है। इन्होंने, विवेक देबरॉय और आदित्य सिन्हा दोनों इस टॉपिक को लिखे हैं, तो इनकी क्या व्यूज है देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि आप अगर एक एंटीक कमरे में चले जाए, यानी कि एंटीक जहां पे स्टोर होता है, अगर आप एक एंटीक कमरे में जाओ या फिर एंटीक स्टोर पे जाओ तो आपको क्या दिखेगा, तो वहां पे ये बताया है कि आपकी, मान लीजिए सपोज करिए, एक पुरानी सी लकड़ी की जो है ट्रंक रखी है और उस पर बहुत सारी धूल जमी हुई है, और उसके पास में जो पुरानी ओल्ड कैसेट्स है वो भी रखे हुए हैं और साथ में एक रेडियो रखा हुआ है। तो अब क्या समझ में आएंगे, इससे ये पता लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पुरानी हो चुकी है। और अब अगर आप इन रेडियोस और कैसेट्स को आप सीपीआई में इंक्लूड करके लेके चलोगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे भी आपको लेके चलना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है, टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जिनको हमें लेके चलना होता है। ठीक है, और अभी भी उन चीजों को क्या है, टेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। लेकिन क्या अभी के टाइम पे ये जो रेडियो है, ये जो कैसेट्स है, अपनी रेलिवेंस रखते हैं, इनकी रेलिवेंस क्या हो चुकी है, अब तक खत्म हो चुकी है। और जब खत्म हो चुकी है तो आपको इनको सीपीआई में इंक्लूड करने का क्या मतलब रहता है। ठीक है, ये यही चीज को बता रहे हैं। अगर आप इनको इंक्लूड करते हो तो क्या करते हैं, ये बाकी जो दूसरे चीजें, जो दूसरे कंपोनेंट है, उनकी वेटेज को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे हमें जो सीपीआई का कैलकुलेशन ओवरऑल करना है वो कहीं ना कहीं सही से ट्रैक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब ये सजेशन दे रहे हैं कि हमें इन बास्केट को क्या करना चाहिए, इवॉल्व करना चाहिए, जिससे हमें रियल कंजप्शन के बारे में पता लग सके। और हमारे जो सीपीआई है उसको हमेशा क्या करते रहना चाहिए, इवॉल्व करना चाहिए, फ्लूइड एंड कंटिन्यूअली इवॉल्व करना चाहिए। जो कि हमारे क्या चीज को दिखाता है,
हमारी जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है हमारी जरूरत के हिसाब से, हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से। अगर हम अपने इन सब चीजों को कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी भी क्या होनी चाहिए, नई तरीके की होनी चाहिए, नई एडवांसमेंट होनी चाहिए, और उसको अगर आप सीपीआई में इंक्लूड कर रहे हो तो वो भी क्या होनी चाहिए, एडवांस तरीके से होना चाहिए। तो यही सिर्फ बता रहे हैं कि यहाँ पे सीपीआई के अंदर फ्लॉज देखने को क्या मिलता है। अगर हम रिसेंटली सीपीआई को मार्क करते हैं तो कौन से बेस ईयर पे मार्क करते हैं, 2012 के बेस ईयर पे। ठीक है, इसमें अलग अलग जो ग्रुप्स होती है उनकी वेटेज अलग अलग होती है। जैसे आपकी फूड और बेवरेज की 45.86% की जो है बेसिस पॉइंट जो है आपकी मार्क की जाती है, और वहीं पान तंबाकू इंटॉक्सिकेंट जो है वो 2.38 की, क्लॉथिंग और फुटवेयर की बात करें तो 6.353 की, और हाउसिंग की बात करें 10.07, और फ्यूल और लाइट की बात करें 6.84, और बाकी जो बचे उनकी बेसिक पॉइंट है जो है 28.32 है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग मार्किंग करते हैं। लेकिन हमें अब के टाइम पे क्या दिखाया जा रहा है कि जो फूड का जो वेटेज है वो हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। जो 1960 में थी और 1982 में थी और 2001 की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें क्या हो रहा है, वो गिरते हुए नजर आ रहा है। अगर 1960 की बात करें 60.9 थी, और 82 की बात करें 57 थी, और 46 के लगभग जो थी आपके 2001 में थी। और ये डिक्लाइन होने का रीजन क्या है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें क्या हो रही है, इंक्लूड हो रही है, जिसके कारण से जो वेटेज है फूड का वो घट रहा है। अगर आपका फूड का वेटेज, सपोज कीजिए फूड का वेटेज 10 था, ठीक है, इसमें क्या थे, 5 आइटम इंक्लूड थे, तो एवरेज क्या होगी कि 2-2 को आप मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज कीजिए यही 10 घटकर 5 रह गया तो क्या इसकी सही एवरेज निकलेगी, एवरेज तो निकलेगा, 5 आइटम का 5 निकलेगा तो एक एवरेज निकलेगा, तो एक एवरेज क्या जो इसके बाकी सब कंपोनेंट है क्या उसको कवर कर पाएंगे, तो ये भी एक क्वेश्चन बना हुआ रहता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जो ये जो ट्रेंड है हमें उसको समझना चाहिए। और इन्होंने एक और चीज के बारे में बताया, एंजल लॉस के बारे में। ये क्या होता है कि आपकी इनकम तो राइज हो रही है, ठीक है, लेकिन जो फूड के ऊपर जो खर्चा है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। मैंने कहा ना आपको कि भैया आपने एवरेज तो निकाल लिया 5 का, लेकिन उसके बाद जो आपके सब कंपोनेंट है उन पे आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है, वो छुप जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हाइड हो जा रहे हैं। लेकिन अगर जब 10 के अमाउंट में दिख रहा था, जब एवरेज 10 था, तो वहां पे हमें 2 का जो एवरेज दिख रहा था, हर एक आइटम का 2 का जो एवरेज दिख रहा था वो कहीं ना कहीं बड़े अमाउंट में दिख रहा था, और उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो रही थी। और यहाँ पे जितना अमाउंट छोटा होता जाएगा, कहते हैं ना, अगर जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो वहां पे क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, और वो टर्म्स एंड कंडीशन इतने छोटे होते हैं कि हमारी आंखों को भी नहीं दिखता है। तो उस टर्म्स एंड कंडीशन का फायदा ही क्या है, ठीक है ना, जब इंसान पढ़ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ वही चीज बता रहा है कि आपकी इनकम तो राइज हो रही है, इनकम जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रोपोर्शन है जो फूड का वो कहीं ना कहीं आपको जो खर्चा है उसके ऊपर वो घटते हुए नजर आ रहा है। और जो एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर है फूड की, वो भी हमें क्या नजर आ रही है कि भैया एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर राइज हो रही है, लेकिन जो इनकम है, इनकम जो फूड के ऊपर हो रही है वो कहीं ना कहीं घटते हुए नजर आ रही है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, एंजल लॉ कहते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे फिर लोग खर्चा किस पे कर रहे हैं, ये जो शिफ्ट हो रही है, ये जो चेंजेस हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं, इनकम तो राइज हो रही है, लेकिन इनकम राइज के साथ साथ इनके जो खर्चे हैं वो स्पेंडिंग जो है वो नॉन फूड आइटम पे ज्यादा हो रही है, जैसे हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, इन सब चीजों में क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है, ज्यादातर इन सब चीजों में हमें इनके खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, जनरल इंप्रूवमेंट कर रहा है, जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उन चीजों को, और हमारी कंज्यूमर की डिमांड को क्या कर रहा है, और ज्यादा एरिया को बड़ा कर रहा है। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें, आगे क्या बताया जा रहा है, जो जो हमारे वेटेज है किसका, आपके सैलरीज का, जो 9.67 असाइन किया गया है, वो कहीं ना कहीं हमें क्या नजर आ रहा है, 2 क्रिटिकल इश्यूज उसमें दिख रहे हैं उसे घटने का। क्या, किस वजह से, सबसे पहली चीज जो बताया जा रहा है, फर्स्ट जो है
नेशन अंडर को इकोनॉमिक एडवांसमेंट, हमारी जो नेशन है वो क्या हो रही है, इकोनॉमिकल एडवांसमेंट हो रही है, सोसाइटल प्रोग्रेस हो रही है, जिसके कारण से हमारी जो डाइवर्सिफाई है फूड लेने की, और जो हम न्यूट्रिशन रिच जो है उस एरिया को क्या कर रहे हैं हम लोग ब्रॉडर रेंज में ला रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें सेरेल्स का एक अहम रोल होता है, और वो सेरेल्स की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं अभी क्या हो रही है, घट रही है। क्यों? जो हमारी ये जो चेंजेस हो रही है डाइटरी हैबिट में, वो क्या दिखा रही है कि ये जो चेंजेस है ये हमारी अभी से नहीं है, ये एक्चुअली पुराने तौर से है। मतलब हम कुछ दशकों से, सपोज कीजिए आप 2001 से क्या हो रहा है, ये धीरे 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 इवॉल्व होते 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 आपकी फूड जो इंटेक लेने की क्षमता है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि आप जो सेरेल्स वगैरह लेते हो वो चीजों को ना लेके आप डाइवर्सिफाई करते हो, मतलब अलग चीजों को लेने की वो अलग अलग चीजें जो है आप कंज्यूम करते हो। जैसे अगर सपोज जो 1960s का दौर था, 80s का दौर था, उस टाइम पे लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि वो अलग अलग चीजें खरीद सके। आज के टाइम पे तो भैया चिप्स वगैरह है, आपके मोमोज वगैरह है, ये फालतू की चीजें बहुत ज्यादा है। तो ये क्या होता है, इसमें लोग क्या होते हैं, ज्यादातर बहका में आ जाते हैं और उसको कंज्यूम करने के लिए ज्यादा चले जाते हैं। ठीक है, और जिससे जो आपके सेरेल्स वगैरह है उसकी कंजप्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब वो चीज डिक्रीज होगी तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो वेटेज है वो हमें क्या नजर आएगा कि हम परचेसिंग तो कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन हम सेल्स पे क्या है, खर्चे ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, ये कोई एकदम से नहीं कि आज हुआ, आज उठा और कल तक इवॉल्व हो गया। ये क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। अगर दूसरी बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में क्या बांटा गया है, सेरेल्स को बांटा गया है, जिसका जो एक्सपेंडिचर है सेरेल्स का वो कहीं ना कहीं लोग क्या करने लगे, अब कम करने लगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेरेल्स उनको फ्री में मिल जा रही है, मुफ्त में मिल जा रही है, तो वो क्यों खर्चा करने जाए, तो जिसके कारण से ये नंबर हमें और भी कम नजर आते हैं। ठीक है, और भी बाकी चीजें जैसे टमाटो है, ओनियन है, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे जो इन्फ्लेशन है उसको हायर इंपैक्ट करती है। ठीक है, अगर हम बात करें कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अगर हम पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन देखें कंजप्शन पैटर्न का, तो हमें भी जो इकोनॉमिक ग्रोइंग में जो प्रोस्पेरिटी निकल के आती है, जो जरूरी प्रोस्पेरिटी निकल के आती है, उसमें भी कहीं ना कुछ चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं। ठीक है, और वो चैलेंजेस को इस टाइम पे मार्क किया जा रहा है अलग अलग वेटेज के सीपीआई से, यानी कि सीपीआई को आपको इवॉल्व करने की जरूरत है, जो कि प्रोसेस अभी चल भी रहा है। और ये बताया जा रहा है जो इसकी जो सीएससी का जो रिजल्ट है फाइनली पब्लिश होगा, सीएससी मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे का जो डाटा है उसको रिलीज किया जाएगा दिसंबर 2024 में, जिसमें हमें क्रिएशन ऑफ न्यू सीपीआई बेस्ड ऑन फ्रेश डाटा, जो फ्रेश डाटा से हमें सीपीआई को जो है देखने को मिलेगा और भी मंथ्स के। ठीक है, अगर हम बात करें, हमें कहीं ना कहीं इन चीजों को, जो डीवीडी प्लेयर है, जो कैसेट्स वगैरह, उनसे निकल के हमें कहीं ना कहीं आगे की तरफ सोचना चाहिए, अलग अलग चीजों को इंक्लूड करना चाहिए जो कि इन्फ्लेशन को हमें सही तरीके से बता सके। ये चैलेंजिंग भी सिचुएशन होगी, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप किन चीजों को इंक्लूड करोगे वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हमारी जो डाटा है, जो डाटा की कलेक्शन है या इन्फ्लेशन जो एस्टिमेट है, वो क्या करना चाहिए, हमें इवॉल्व करना चाहिए, जिससे हमें उसको एक्यूरेटली और रिफ्लेक्ट कर सके हमारी मॉडर्न डे की कंजप्शन और लिविंग्स को, जो कि हम इन्फ्लेशन में इंक्लूड करना चाहते हैं, जो चीजें हमने मार्क की हैं। ये नहीं कि जो पुरानी चीजें, जो ऑब्सोल्यूट चीजें हैं उनको मार्क करो, आप नई चीजें, जो नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है उनको क्या करना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, और इससे हमें पूरी एक्यूरेट जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं, पूरी एक्यूरेट तो नहीं मिलेगी लेकिन एक अमाउंट में एक्यूरेट चीजें जो है मिल सकती है हमें, जिससे कि हम इन्फ्लेशन को, कितना हमारा बढ़ रहा है कितना हमारा घट रहा है, इन्फ्लेशन टारगेट का इस्तेमाल हम लोग ठीक तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अब अपने अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए, अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें भी बताई गई है चाइना के बारे में। ठीक है, चाइना के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है इसमें बताई गई है। क्या बताया गया, क्विड डिप्लोमेसी कुड ईज साउथ चाइना सी टेंशन। देखिए, चाइना अगर है, यहाँ पे अगर मान लीजिए सपोज चाइना है तो यहाँ फिलीपींस है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग कंट्रियां जो है वो भी लाई करती है। ठीक है, और इंडिया भी इसके पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पार्ट है, तो ये पार्ट जो है साउथ चाइना सी कहलाता है। ठीक है, अब ये साउथ चाइना सी में यहाँ पे 9 डैश जो है वो खींचा हुआ है इस तरह से। ठीक है, 9 डैश, और इस डैश को क्या कहता है, चाइना कहता है ये भैया हमारा एरिया है, हम यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, हम यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है किस तरह से जो यूनिक्लॉज है उसके जो आपके रूल्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चाइना की जो असर्शन है, जो इन्फ्लुएंस है, उसको रोकने का काम कर रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ कॉर्पोरेशन करने का काम किया जा रहा है कि बाकी कंट्रियों के साथ। ये नहीं कि चाइना अकेला ही अपना क्लेम करते रहे, ये नहीं होगा भैया। सबको यहाँ पे क्या है, बराबर का हक मिलेगा और सब यहाँ पे इक्वल जो है काम करेंगे। ठीक है। इस चीज की बात जो है यहाँ पे की जा रही है। ठीक है। चलिए आगे हम कॉन्टेक्स्ट को जरा अच्छी तरह समझ लेते हैं, क्या चीज बताया जा रहा है और क्या यहाँ पे जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। ठीक है। अगर बात की जाए इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं फिलीपींस के मिनिस्ट्री से भी मिले। ठीक है। वहां कहां पे, फिलीपींस इंडिया जॉइंट कमीशन हुआ था, बायलैटरल कॉर्पोरेशन हुआ था जून 29 में, और उन्होंने अपनी इंटरेस्ट को शेयर किए और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें अपनी बायलैटरल जो पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंथ करना चाहिए मनीला और दिल्ली को 21वीं सेंचुरी में, जिससे कि जो हमारी जो साउथ चाइना सी में जो प्रेजेंस है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उन्होंने इस चीज पे भी बात की है। अगर हम साउथ चाइना सी की बात करें, ये क्या करता है, ये दोनों की जो कोस्टल गार्ड है उन कंट्रियों की बोस्टिंग करता है। ठीक है। यानी कि जो उनके कॉर्पोरेशन है उनको क्या करता है, बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है। ठीक है। दोनों की सहमति होती है। और जो नेवल एसेट्स है वहां एक्विजिशन करने की बात होती है दोनों कंट्री की। ठीक है। जिससे और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेनिंग और ज्वाइंट एक्सरसाइज करने की भी बात की जाती है। ठीक है। जो नेवल एसेट्स का मतलब है कि आप कोई भी नेवल एसेट ले रहे हो और किसके यहाँ पे ले रहे हो, क्रेडिट फ्रॉम दी कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट के बेस पे आप क्या कर रहे हो, उस चीज को ले रहे हो, यानी कि आपको कुछ अमाउंट में जो पैसे देना पड़ेगा और बाकी जो है आपको क्रेडिट के रूप में देना पड़ेगा। तो इस बेस पे आप क्या कर रहे हो, जो एक्विजिशन कर रहे हो नेवल एसेट्स का। ठीक है। और साथ ही साथ ट्रेनिंग और ज्वाइंट एक्सरसाइज को भी क्या करना चाहिए, हमें एक्सपेंशन करना चाहिए। कहाँ पे, साउथ चाइना सी में, क्योंकि यहाँ पे इशू जो है सबसे ज्यादा चाइना का है। ठीक है। चाइना की इन्फ्लुएंस बनती है, तो इन्फ्लुएंस अगर बढ़ रहा है तो इंडिया को क्या करना चाहिए, जो वहां के नेबरिंग कंट्रीज है, जो साउथ चाइना की सी के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको क्या करना चाहिए, यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए और उनके साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज, कॉर्पोरेशन वगैरह ये सब चीजों को करना चाहिए, ताकि जो चाइना के इन्फ्लुएंस यानी कि जो दबदबा है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है। कम रहे यानी कि लिमिट में रहे। और साथ ही साथ इस पे मेरीटाइम डायलॉग भी होना चाहिए, जिससे कि इनकी जो नॉटिकली पार्टनरशिप है, यानी कि नॉटिकली मतलब जो एरिया, जैसे भारत है, भारत की 200 माइल तक क्या है, आपको नॉटिकल एरिया जो है मिल जाती है। ठीक है। तो वो एरिया जो है कि न की स्ट्रेंथ हो, मजबूत हो, जिससे कि जो आगे आने वाली डेवलपमेंट है या मेरी जो भी आपकी ट्रेड वगैरह है वो भी आसानी से हो जाए, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड। अगर चाइना पूरी तरह से क्लेम करता है कि भैया ये एरिया मेरा है, तो जो हमारा रसिया से जो सामान इंपोर्ट होता है, ठीक है, या एक्सपोर्ट होता है, उससे क्या होगा, यहाँ पे असर पड़ेगा। क्योंकि चाइना अगर इस चीज को अपना पूरा क्लेम करता है तो इससे हमारी ट्रेड जो है इफेक्टिव होगी और ज्यादा ही हमारा क्या होगा, ट्रेड जो है कॉम्पिटेटिव यानी महंगा जो है और पड़ जाएगा। क्योंकि चाइना सी के थ्रू आसानी से आ सकता है, लेकिन अगर घूम के आए तो वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगी। अब यहाँ पे इंडिया रिएटरेट जो अपनी कंसिस्टेंसी है वो कहीं ना कहीं बरकरार रखा है। इंडिया की इंपॉर्टेंस तो यही दिखाती है कि इंडिया किस तरह से उन लॉज को फॉलो कर रहा है। ठीक है। इंडिया की इंपॉर्टेंस यही दिखाती है कि इंडिया किस तरह से इंटरनेशनल लॉज को फॉलो कर रहा है और यूनिवर्सल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ जो सी है उसको किस तरह से रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पे इंडिया की जो है एक पिक्चर जो है सामने आती है, एक अच्छी पिक्चर जो है सामने आती है। फिलीपींस ने क्या किया है, एक केस सबमिट किया है, कहां पे, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। ठीक है। क्या बताया कि यहाँ पे चाइना जो है अपनी जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट से रिलेटेड यहाँ पे जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में एक केस जो है फाइल किया था। ठीक है। किस पे, जो यहाँ पे डिस्प्यूटेड है, किसके साथ, चाइना के साथ। चाइना के साथ जो डिस्प्यूट है उसको लेके बात किया था, लेकिन चाइना ने क्या किया, इससे विड्रॉल कर लिया इस केस से। कब, फरवरी 19, 2013। ठीक है। और लेकिन इसकी जो प्रोसीडिंग है वो लगातार चलती रही। तो क्यों प्रोसीडिंग क्यों चलती रही, क्योंकि यूनिक्लॉज के एनेक्स 7 में ये स्पेशली मेंशन है कि जो एब्सेंस ऑफ पार्टी या फेलियर ऑफ पार्टी टू प्रेजेंट इन इट्स केस shall not be bear to proceeding, shall not be barred to the proceeding। यानी कि अगर कोई मेंबर एक्सक्लूड हो जाए या कोई हट जाए या फिर उसको एब्सेंस हो जाए, तो उससे ये मतलब नहीं कि आप प्रोसीडिंग को रोक दोगे। ठीक है। ये साफ साफ बताया गया है।
तो ये जो आर्बिट्रेशन जो इंक्वायरी है, इन्होंने क्या किया है, मैरीटाइम राइट्स को देखा, स्टेटस ऑफ पर्टिकुलरली मरीन फीचर्स को देखा, हिस्ट्रिकल राइट्स को देखा, और यहाँ पे अलग अलग जो चाइनीज एक्शंस है साउथ एंड चाइना पे वहां की लेजिटिमेसी को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको देखा। ठीक है, देखने के बाद जो मनीला ने क्लेम किया था कि ये इलीगल है, जो ट्राइब्यूनल ने क्या किया, फाइनल और बाइंडिंग डिसीजन दिया इस पे इन अकॉर्डेंस ऑफ यूनिक्लॉज आर्टिकल 296 आर्टिकल 11 ऑफ एनेक्स 7 के अंदर में इन्होंने अपना फाइनल और बाइंडिंग डिसीजन दिया कि पीसीए ने क्या डिनाइड कर दिया, जो चाइना का एक्सेप्शन है, जो हिस्ट्रिकली राइट्स है, जो कि साउथ चाइना सी पे, उसको क्या कर दिया, किसके फेवर में दे दिया, आपके फिलीपींस के फेवर में दे दिया, यानी कि फिलीपींस इसको जीत गया। और जो क्लेम था कि इसमें जो रिसोर्सेज, लेकिन इन्होंने एक और चीज भी बताई कि कोई भी पीरियड क्लेम टू रिसोर्सेज सिचुएटेड इनसाइड द 9 डैश लाइन वेयर अनफाउंडेड। मतलब किस तरह की आप जो बता रहे हो कि यहाँ पे हमारी जो रिसोर्सेज मिली है ये हमसे ही रिलेटेड है, तो ये कहीं ना कहीं कोई आधार नहीं बनता है। ठीक है, यानी कि जैसे आप एक घर है, दूसरे घर में क्या कहोगे कि यहाँ पे मेरा क्या है, एक जो है डब्बा निकला, ठीक है, एक चीनी का डब्बा निकला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे क्लेम कर दो कि ये डब्बा मेरे आपके यहाँ से निकला तो ये घर भी मेरा ही है, ऐसा कुछ नहीं। रिसोर्सेस मिला, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो घर ही आपका हो गया। ठीक है, आप इसके बेस पे क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे बताया गया, और ये साथ में ये भी बताया गया कि जो डेवलपमेंट है, जो ट्राइब्यूनल ने ये भी माना कि जो डेवलपमेंट है या लैंड रिक्लेमेशन है वो क्या हो रही है, फंडामेंटली चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए अर्थ हमेशा क्या करती है, अपने आप को इवॉल्व करती रहती है, इवॉल्व करती रहती है, तो उसमें चेंजेस आते हैं, और साथ ही साथ जो चाइना के प्रेजेंस है, चाइना भी क्या कर रहा है, इसको इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाने का काम कर रहा है, मैरीटाइम इन्वायरमेंट को क्या करना चाह रहा है, हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और अपनी जो एविडेंस है उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है कि नेचुरल कंडीशन जो है, फीचर्स जो है वो साउथ चाइना सी का वो क्या हो, उसको भी डिस्ट्रॉय करने का बात कर रहा है। तो इस पे भी उन्होंने क्या किया, एक अपना राय जो है वो भी दिया। अगर हम ट्राइब्यूनल की बात करें तो कहीं ना कहीं चाइना जो क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है सॉवरेन राइट्स के, किसके, फिलीपींस के, जो इसकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो इंटरफेयरिंग करता है किसके, जो फिलीपींस और फिलीपींस के, जिसमें फिशिंग और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, इंटरफेयरिंग विद फिलीपींस फिशिंग एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन। तो इन सब चीजों को मतलब और भी बहुत सारी चीजें जिन पे क्या कहता है चाइना, क्या कहता है इनकी जो सॉवरेन राइट्स है उनको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, किन किन चीजों पे आपको मैंने बताया भी, जैसे कि पहला है आपका फिशिंग एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, कंस्ट्रक्शन आर्टिफिशियल आइलैंड, ठीक है, स्टॉप चाइनीज फिशरमैन इन फिशिंग इन जोन। ठीक है, इन सब चीजों को ऐड करके इट एड दैट चाइना हैड रिड्यूस ट्रेडिशनली फिशिंग राइट्स, जो कि फिलीपींस की है, फिलीपींस की जो ये ट्रेडिशनल राइट्स है उनको कहीं ना कहीं कर्टेल कर रहा है, उनके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन जो है पैदा कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं आज के टाइम पे सीरियस रिस्क ऑफ कॉलिजन है सी में। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए चाइना की कोई लीगल बेसिस नहीं है कि आप हिस्ट्रिकली राइट जो है इस रिसोर्सेज पे दिखा रहे हो। ठीक है ना, कोई इस तरह की पुरानी चीजें नहीं है आपकी जो आप लीगल तरीके से आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे और क्या चीज बताया जा रहा है, ये हमें अभी जरूरी है कि ट्राइब्यूनल ने इस रूल को नहीं बताया, कौन से रूल को, डिड नॉट रूल दैट अनलॉफुल प्रिंसिपल फॉर द चाइना अंडरटेक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी डिस्प्यूट आइलैंड इट ऑक्यूपाई, यानी कि चाइना ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया है उस पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है, या डिस्प्यूटेड जो आइलैंड है या फिर उनके जो एक्टिविटीज कर रहा है उसके ऊपर कोई बात नहीं की है, और साथ ही साथ जो मिलिट्री बेसिस जो बना रहा है इन आइलैंड के ऊपर, यानी जो छोटे छोटे आइलैंड के ऊपर, इसके ऊपर भी कोई बातचीत जो है नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी इन चीजों को हमें सुलझाना चाहिए, क्योंकि ये अगर आज की टाइम पे छोटे प्रॉब्लम है तो आगे जाकर ये क्या हो सकते हैं, बड़े प्रॉब्लम बन सकते हैं। इनको कहीं ना कहीं हमें यहीं पे ही सुलझाना पड़ेगा, यानी कि फिलीपींस को यहीं पे उसको सुलझाना पड़ेगा। अगर बात की जाए केस ऑफ डायलॉग्स की, तो साउथ चाइना सी जो है बहुत ही क्रूशियल है मैरीटाइम एक्सरसाइज के लिए, मैरीटाइम गेटवे के लिए, क्योंकि ये बहुत सारी शिपिंग को जो है पैसिफिक और इंडियन ओशियन के साथ जोड़ता है। ठीक है, वर्ल्ड के जो मोस्ट वाइटल ओशियन टर्म में जियोपॉलिटिक्स या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात की जाए, इकोनॉमिक की बात की जाए, स्ट्रेटेजी की बात की जाए, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाती है। ठीक है, यहाँ पे फ्री और स्टेबल मरीन कॉमन क्रूशियल ग्लोबल ट्रेड की बात की जाती है, जो इंडिया और बहुत सारी कंट्रियों के बीच में अभी भी होते रहते हैं। ठीक है, और इसको कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, एक
चाइना की इन्फ्लुएंस से क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, जो अदर कंट्रीज जो इसको क्लेम करते हैं, उनका कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि जो लीगलिटी है और डिप्लोमेसी है वो क्या हो, बनाए रहे। और इंडिया जो चाहता है कि डिप्लोमेसी रूलिंग चाहेगा, जो डिप्लोमेसी चाहता है कि इन रूल्स को फॉलो करे, इन एक्टिविटीज को फॉलो करे, तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगी अलग अलग रीजन पे, जिससे कि वहां पे पीस और उसका इंटरनेशनल लॉ जो है उसका भी रिस्पेक्ट किया जाएगा। क्योंकि आप अगर उसका रिस्पेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली बात है दूसरे भी लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे। तो यही चीज यहाँ कॉन्सेप्ट लेके इंडिया चला है कि आप अगर रिस्पेक्ट करोगे दूसरे लॉज को, यानी कि अवॉइड करोगे दूसरे लॉज यानी पालन करोगे, तो ऑटोमेटिकली दूसरे लोग भी आपकी जो फेलोशिप है उसको भी मार्क करेंगे। और साथ ही साथ आपको एक सपना लिए हैं कि आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो उस राह पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हो। तो यहीं पे ये सारी चीजों को बताया जा रहा है। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि आशियन कंट्रीज को भी इनके साथ इंक्लूड होना चाहिए, एक पॉलिटिकल सिचुएशन सॉल्यूशन निकालना चाहिए, कोई डिप्लोमेसी होनी चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सके, इन जो चीजों हैं, ये जो सारी चीजें हैं, इनको क्या कर सके, टैकल कर सके। ठीक है, ये इनके पर्सनल व्यूज थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है, वीक इन ऑटोनॉमी, क्या बताया जा रहा है। देखिए, अगर आप ईडी हो, सीबीआई हो, ये कहीं ना कहीं इनको इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। अगर आप इनकी इंडिपेंडेंसी अगर छीनने की कोशिश करोगे, ठीक है, इनको अपने नीचे अगर दबाने की कोशिश करोगे, तो ये क्या होगा, एक सिचुएशन ऐसा पैदा करेगा कि ये सारे आपके अंडर में काम करेंगे, इनकी इंडिपेंडेंसी जो है खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट में बताया है कि आपको इनकी इंडिपेंडेंस जो है बनाए रखना है, और जो ईडी और सीबीआई की जो अपॉइंटमेंट है उनमें आपको पार्शियलिटी लानी है, उनमें आपको ट्रांसपेरेंसी लानी है, जिससे कि इनकी इंडिपेंडेंसी जो है वो बनी रहे। यहाँ पे वही चीज की बात की जा रही है। यहाँ पे जो एस.के. मिश्रा है, उनको जो एक्सटेंशन मिला था 2018 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन अभी जो एक्सटेंशन है उनको 2 बार इनके एक्सटेंशन को बढ़ाया गया, और बढ़ा के इनकी एक्सटेंशन को क्या किया गया, 2023 तक, नवंबर तक उनको टाइम दिया गया। लेकिन इसको और अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगा। हमारी इनकी जो इंडिपेंडेंसी है, ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी की इंडिपेंडेंसी है, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसको इंडिपेंडेंसी को बचाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ इंटरवीन किया, और इंटरवीन करने के साथ साथ इन्होंने बताया कि भैया आपको अगर एक्सटेंशन देना था तो आपने जितनी अमाउंट एक्सटेंशन दिए थे उतनी आपने दे दिया, अब क्या करो, आप रिप्लेस करो, ताकि एक पार्शियलिटी बन सके, एक ट्रांसपेरेंसी जो है लोगों के बीच में आ सके। क्या बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि मिस्टर मिश्रा को जुलाई 31 तक अपनी पद को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्यों, इन्होंने इट हैड डायरेक्टेड गवर्नमेंट नॉट ओनली ग्रांट एनी एक्सटेंशन, यानी कि गवर्नमेंट को अब कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा बियॉन्ड नवंबर दैट ईयर, इस नवंबर के आगे तक की कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। तो इन्होंने मिस्टर मिश्रा को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कह दिया है। और गवर्नमेंट जो है लेजिस्लेटिव की तरह रूल तो ला सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये नलीफाई नहीं कर सकती है कोर्ट के डिसीजन को, यानी कि जो डायरेक्शन है, जो कोर्ट की डायरेक्शन है, उसको क्या कर सकती है, नलीफाई नहीं कर सकती है। मिस्टर मिश्रा जो थे वो अपॉइंटेड कब हुए थे, 2018 में हुए थे, लेकिन 2020 में इनको रेट्रोस्पेक्टिवली क्या किया गया था, 3 ईयर का टेन्योर जो है और बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और इनको 2 बार एक्सटेंशन मिला था, 2021 और 2022 में, जो कि सुपर एनुएशन को दिखाता है, यानी कि क्रॉसिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है, जो पहले की चीजें हैं, कोर्ट की जो पहले की ऑब्जर्वेशन है, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए नजर आ रही थी। अब क्योंकि जो गवर्नमेंट जो कोर्ट है वो ये कहती है कि आप अगर किसी को सुपर एनुएशन देते हो तो वो किस ब्याह पे होना चाहिए, रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस में होना चाहिए। ये नहीं कि आप जब मन करे तब उठा के आप इसको एक्सटेंशन जो है वो दे दो। ठीक है, जो लेटेस्ट जजमेंट में लार्जर इंपोर्ट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट क्या कहता है, इंडोर्स करता है कि जो चेंजेस इनेबली होनी चाहिए, ठीक है, चेंजेस होनी चाहिए, वो एनुअली एक्सटेंशन किसमें, सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर में, वो 5 साल कंप्लीट होने तक ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि 5 साल कंप्लीट हो गया तो आप ये नहीं कि भैया 2 साल की पीरियड है और आप उसको 3 साल का एक्सटेंशन दे रहे हो, चलो 5 साल हो भी गए, लेकिन ये नहीं कि आप और ज्यादा एक्सटेंशन देते रहो, उसकी इंडिपेंडेंसी पे खतरा आ जाए। तो इस चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है कि पावर का एक्सटेंडेशन करना कहीं ना कहीं एक पावर की जो अपनी जो पोजीशन है उसको कहीं ना कहीं अपहेल्ड करने की, यानी बनाए जो रखना है उसको सही से नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां और क्या बताया जा रहा है, पावर टू एक्सटेंड इट 5 ईयर मीन्स ऑफिस में भी गेट टू
3 एनुअली एक्सटेंशन, यानी कि 5 साल का आपने जब उसको टाइम पीरियड दिया है, इसका मतलब आपने 3 ईयर का उनको क्या दिया, एक्सटेंशन दिया है। ठीक है, तो पिटिशनर ने इस चीज पे चैलेंज किया है, और एक्सटेंशन किस चीज को चैलेंज किया है, जो एक्सटेंशन दिया जा रहा है मिस्टर मिश्रा को, जो कोर्ट अपॉइंटेड एमिकस क्यूरी आर्ग्यू पीस मील एक्सटेंशन अंडरमाइन द इंडिपेंडेंसी ऑफ द, अगर आप छोटे छोटे एक्सटेंशन देते हो तो इंडिपेंडेंसी ऑफ जो ऑफिस है, या एनकरेज करता है किसको, कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी को, मतलब आप ही अपने हिसाब से डंडा चला रहे हो, आप ही अपने हिसाब से जो है किसी को दाना डाल रहे हो। ठीक है, इस चीज को दिखाता है। तो एक्सटेंशन दे रहे हो आप पीस मील में, कोई बात नहीं, दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पार्शियली होनी चाहिए, सबके सामने होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को एक्सटेंशन देते जा रहे हो और देते ही जा रहे हो और उसकी इंडिपेंडेंसी जो है, उस बॉडी की इंडिपेंडेंसी जो है वो खत्म कर रहे हो। ठीक है, तो कोर्ट ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ बताया कि हम और भी कोई जस्टिफिकेशन इसके ऊपर नहीं देने वाले। इस चीज को लेके कोर्ट ने क्या कर दिया, इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। अब ज्यादातर जो कंटेंशन है वो क्या हो रही है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट और दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट में जो चेंजेस हो रहे हैं, या फंडामेंटल रूल्स जो है वो इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। स्पिरिट ऑफ अर्लियर जजमेंट, जो पहले की जजमेंट थी, जो फिक्स टेन्यूर थे, उसमें कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट में जा रहे हैं। ठीक है, और इनको एक्सटर्नियस प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, द सीबीआई एंड ईडी हैड ओनली टू इंसल्ट देम फ्रॉम एक्सटर्नियस प्रेशर। अब क्या बताया जा रहा है, जो अमेंडमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट नहीं कर रही है, ये भी बात देखना पड़ेगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि आप किसी को भी चूज कर सकते हो, किसको भी पिक कर सकते हो, तो वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा रही है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में बात ही नहीं लिखी गई इस तरह की चीजें। ठीक है, और साथ ही साथ जो आप किसी भी चीज को, मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन को जो है, सेंटर जो है, क्या गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है या पिक कर सकती है, चूज कर सकती है कि इन चीजों पे आप इन्वेस्टिगेशन करो, और यहाँ पे जो राइट्स ऑफ सिटीजन है उसको अगर ऑफेंड हो रहा है तो उसको आपको बचाना होगा, और यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट और इम्पार्शियली इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आपको ढंग से करना होगा, जिससे कि देयर इज ए क्लाउड ऑफ सस्पेंशन ओवर द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी। जो मिसयूज है वो गवर्नमेंट एजेंसी का वो क्या हो ना बने, और पॉलिटिकल अपोनेंट के जो अगेंस्ट है वो उनके खिलाफ भी ना जाए। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सटेंशन दे रहे हो कोई बात नहीं, दो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक पार्शियल तरीके से आपको एक्सटेंशन देना पड़ेगा, जहां जरूरी है वहां देना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए।